गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जिसके ऊपर देखा जाए तो इस पूरे हफ्ते सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव खबरों की भरमार रही है और जिसका इंप्रेशन इस स्टॉक के प्राइस के अंदर भी हमको देखने को मिला, जहां ये स्टॉक 476 रुपए के अपने हाई से 402 रुपए पे इस समय हमको स्ट्रगल करता दिखाई पड़ रहा है। और बीते हुए कल में इसी स्टॉक ने हमको मार्केट के अंदर एक बार 400 रुपए के नीचे के लेवल भी दिखा दिए हैं। अब ऐसे समय में मैं आपके साथ में बात करने वाला हूं वेदांता के प्रोडक्शन डेटा के बारे में, जो कहीं ना कहीं हम सबको बताता है कि इस स्टॉक की जो पोटेंशियल है वो अभी भी कायम है। तो उसके बारे में आपके साथ में डिटेल में यहां पे एक स्टडी करने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा प्रोडक्शन डेटा को पढ़ने का प्रयास भी करेंगे और साथ ही साथ आने वाले समय में हमारी क्या ओपिनियन और खासतौर से क्या स्ट्रेटजी बननी चाहिए इस स्टॉक के ऊपर, उसकी चर्चा आपके साथ में करने का प्रयास करूंगा। वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह इस डिस्क्लेमर से ही करूंगा कि यह वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, किसी भी आधार पर आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना यह मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो आपके लिए फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती भी मत कीजिएगा। अब वापस से बात करते हैं आपके साथ में वेदांता लिमिटेड के बारे में। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपके साथ में बात करूंगा वेदांता के द्वारा रिलीज किए गए इसके प्रोडक्शन डेटा के बारे में, जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव दिखाई पड़ता है। लेकिन उसकी चर्चा से पहले मैं आपके साथ में इस चीज को भी क्लियर कर देता हूं कि वेदांता का जो प्राइस हमको अभी देखने को मिल रहा है, यहां पे हाई चांसेस हैं कि वेदांता हमको आने वाले मंडे में और आने वाले वीक में भी बुरी तरीके से टूटता हुआ दिखाई पड़ जाए। रीजन बहुत साफ है। अगर आप डाउ की स्क्रीन पर जाने का प्रयास करेंगे तो 2200-2300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आपको डाउ के अंदर देखने को मिली है, जो शायद मैं कह सकता हूं कि कोरोना के बाद में मैंने पहली बार इतनी बड़ी गिरावट कम से कम मार्केट में किसी स्क्रीन पर होती हुई देखी है। अब अगर ये चीजें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होकर के आपको इंडियन मार्केट में उतरती दिखाई पड़ेंगी, तो यहां पे आपको एक बड़ा डिजास्टर देखने को मिलेगा। मेटल जो कल मार्केट के अंदर 7 से 8% के बीच में टूटता दिखाई पड़ा, वो हो सकता है कि मंडे को अपनी उसी परफॉर्मेंस को रिपीट करे और वेदांता किसी बड़ी गिरावट की तरफ जाता भी दिखाई पड़े। लेकिन इस समय में भी जो कंपनी का प्रोडक्शन डेटा है वो कहीं ना कहीं इस स्टॉक की पोटेंशियल वैल्यू को इंक्रीज करने का काम कर सकता है। उन सब की चर्चा आपके साथ में करना चाहूंगा। सबसे पहले यहां पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि कंपनी ने किस प्रकार से अपने डेटा यहां पे प्रेजेंट किए हैं। तो अगर हाईलाइट के तौर पे बात करने की कोशिश की जाए तो वेदांता ने जो अपने नंबर्स यहां पे दिखाए हैं, उनमें वेदांता एल्यूमिनियम और जिंक का प्रोडक्शन जो है वो आपको रिकॉर्ड लेवल पर जाता दिखाई पड़ा है, जो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं एक बहुत प्रमुख हथियार वेदांता लिमिटेड के लिए, वेदांता ग्रुप के लिए कहा जा सकता है। वेदांता के एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन जो है वो आपको 2421 केटी पे पहुंचता दिखाई पड़ा, जिसमें 2% का इंक्रीज आपको देखने को मिला है वाई ऑन वाई बेसिस पे। और यहां पे बात करिए क्वार्टरली बेसिस पे तकरीबन 1% बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा अगर आपके साथ में बात करिए एल्यूमिना के बारे में, तो यहां पे भी आपको 9% से तेजी देखने को मिली है ईयरली बेसिस पे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं आपके साथ में यहां पे जिंक के बारे में बात करूं, तो जिंक की जो माइनिंग का प्रोडक्शन आपको इंडिया में देखने को मिला, यानी जिंक इंडिया का प्रोडक्शन जो है वो 1095 केटी का देखने को मिला। और रिफाइंड मेटल का जो प्रोडक्शन है वो आपको 2% अप होता दिखाई पड़ा है यहां पर ईयरली बेसिस के ऊपर। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ में जिंक की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, यानी कि इंटरनेशनल के बारे में बात करूं, तो यहां पे आपको 52% की जंप देखने को मिली है वाई ऑन वाई बेसिस पे जिंक के प्रोडक्शन में। तो ये मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अपसाइड के बारे में बात करती दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा ऑयल और गैस के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो यहां पे भी आपको 3.5 kBOPT का एडेड देखने को मिली है, जो कि अगेन आपको काफी ज्यादा ऊपर बढ़ती दिखाई पड़ी। और लगभग आयरन की बात करें तो यहां पे 36% से ज्यादा आपको इसकी सब्सिक्वेंटली तेजी होती दिखाई पड़ी है। ओवरऑल अगर आपके साथ में बात करने की कोशिश करूं तो वेदांता के प्रोडक्शन डेटा में अगर मैं हाईलाइटेड तौर पे बात करूं तो यहां पे कॉपर के अंदर, कॉपर इंडिया में आपको 41% की तेजी होती दिखाई पड़ी है। वहीं बॉल्को की जो रिकॉर्ड नंबर की बात करें तो यहां पे आपको 15% की वाई ऑन बेसिस पे तेजी और 18% की क्वार्टरली बेसिस की तेजी देखने को मिली है। ये वो कुछ प्रमुख सेगमेंट है कंपनी के जो आने वाले समय में डीमर्जर के बाद में आपको सेग्रीगेटेड होते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट ये सभी के सभी जो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो एक साथ एक यूनिट के रूप में काम करते दिखाई पड़ रहे हैं और इन सब के जो प्रोडक्शन डेटा है वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचते दिखाई पड़े हैं। तो अब दो चीजें हमको समझने का प्रयास करना होगा। पहली बात, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अप होती हुई दिखाई पड़ी है। कंपनी के परफॉर्मेंस में काफी दम आता दिखाई पड़ा है और खासतौर से किसी भी कंपनी को
अगर हम लॉन्ग टर्म में जज करने की कोशिश करते हैं तो जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होता है उसका प्रोडक्शन, वो कंपनी का कैसे परफॉर्मेंस हो रही है, ये चीज बहुत मैटर करती है। और उन लिहाज पे वेदांता मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को कभी भी चूकती हुई दिखाई पड़ी है। अब इस प्रोडक्शन को देखते हुए, प्रोडक्शन डेटा को देखते हुए, साथ ही साथ अगर मैं आपके साथ में बात करने की कोशिश करूं जो रिसेंट टाइम में कंपनी ने अपने डीमर्जर को पोस्टपोन किया है उसको देखते हुए, मूडीज के द्वारा जो कंपनी की रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया और सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा कर गया कंपनी की डिफॉल्टर होने के ऊपर, उसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करूं। और साथ ही साथ जो इस समय ग्लोबल मार्केट की इक्वेशंस देख रहा हूं उन सबको समझते हुए आने वाले समय में हमारी स्ट्रेटजी और अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है, इसकी चर्चा भी मैं आपके साथ में यहां पे करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले आपके साथ में यहां पे बात करना चाहूंगा अपने इस स्ट्रेटजी वीडियो के बारे में। देखिए, मैं आपसे क्लियरली कहता हूं कि आपके पास में क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं ये ज्यादा वैल्यू रखता है। और इन्हीं आधार पर मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर आपके पास में एक सही स्ट्रैटेजी है तो चाहे आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट के बाहर काम कर रहे हो, चाहे आप किसी प्रकार से अपने पैसे को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, अगर आप सही स्ट्रैटेजी, सही टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे आपके जो प्रॉफिट्स हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क जो होते हैं वो आपके ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाते हैं। और इन्हीं चीजों को आपके साथ में डिस्कस करने को एक सीधे सरल तरीके से एक वीडियो के माध्यम से शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो को आप कैसे देख सकते हैं, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, इन सब की डिटेल जानकारी जानने के लिए आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं 9451271160 पर। इस नंबर पर कांटेक्ट करने के बाद में मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे और मुझे जरूर लगता है कि ऐसी स्ट्रेटजीज आपके पास में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जरूर से जरूर होनी चाहिए है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल सिचुएशन जरूर होनी चाहिए। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको जरूर से जरूर जानने चाहिए हैं और इन सब की जो पूरी डिटेल स्टडी है या पूरी मैं कहूंगा डिटेल एनालिसिस है वो आपके साथ में इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने का प्रयास आप जरूर करें। खैर, वापस से बात करते हैं इस स्ट्रेटजी वीडियो को, तो आप देखेंगे नहीं देखेंगे वो आपकी अपनी चॉइस है। यहां पे बात करते हैं वेदांता के अंदर किस स्ट्रेटजी को समझना का अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए, 2-3 फैक्टर है जो हमको अपनी स्टडी में शामिल करने पड़ेंगे। इस समय ग्लोबल सिचुएशंस अच्छी नहीं है, उसमें वेदांता का कोई भी मिस्टेक नजर नहीं आता है। दूसरी चीज जो निकल करके आती है वो आती है वेदांता का अपने डीमर्जर को पोस्टपोन करना। ये कहीं ना कहीं मार्केट में एक सवाल खड़ा करता है, वो भी इस वजह से क्योंकि एनसीएलटी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अप्रूवल्स हैं जो अभी तक कंपनी को मिले नहीं है। हालांकि वेदांता के जो सीईओ है मिस्टर अनिल अग्रवाल जी, उनके द्वारा इसको लेकर कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जरूर आते दिखाई पड़े, लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं कि डीमर्जर को पोस्टपोन करना एक कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स बिगाड़ने वाली चीज इस समय वेदांता में होती दिखाई पड़ी है। जो सबसे खराब चीज वेदांता के अंदर होती दिखाई पड़ी वो इस कंपनी को मूडीज के द्वारा जो रेटिंग डाउनग्रेड दिया गया और दूसरा इस कंपनी के ऊपर डिफॉल्टर होने का जो खतरा दिखाया गया, वो चीजें मुझे लगता है कि नेगेटिव इंप्रेशन बड़ी तरीके से छोड़ती दिखाई पड़ी। इसको मैं विस्तृत तरीके से भी आपके साथ में डिस्कस करने का प्रयास करूंगा अगर समय हुआ। लेकिन अभी देखा जाए तो इन सब चीजों में जो सबसे खतरनाक या सबसे खराब चीज है वो है मूडीज के द्वारा रेटिंग को डाउनग्रेड करना। अब ये कोई ठोस चीज नहीं है, ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट पेपर नहीं है, क्योंकि मूडीज के द्वारा 2 साल पहले भी वेदांता के ऊपर डिफॉल्टर होने के खतरे के बारे में बताया गया था। तो मैं यही कहूंगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको कोई भी अलर्ट आता है तो उसको यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए, उसके ऊपर जरूर से जरूर आपकी आंखें पैनी होनी चाहिए, आपकी स्टडी मजबूत होनी चाहिए और आपके पास में एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर मैं कंपनी की पॉजिटिव चीजों को देखने की कोशिश करूं तो कंपनी के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट्स भी हमको तो दिखाई पड़े हैं। कंपनी फिलहाल में देखा जाए तो अपने 2023 के डीमर्जर प्लान के बाद से लगातार अपने डेट्स को ऑन टाइम पे करती भी दिखाई पड़ी है। कंपनी की कुछ बड़े मैनेजमेंट के कुछ बड़े क्रेडिट होल्डर्स की तरफ से ये भी चीजें डिस्कस करी कि 2024-25 में उन्होंने अपने प्रोमोटर्स की होल्डिंग को, अपनी खुद की होल्डिंग को बिल्कुल भी कम करने का प्रयास नहीं किया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस होती है, जो क्वार्टरली बेसिस पे हम देखते आ रहे हैं, ईयरली बेसिस पे हम देखते आ रहे हैं, उसमें वेदांता कहीं से भी कोई चीज मिस करता हुआ नजर नहीं आया है। और ऐसे समय में अगर मैं आपसे ये बात करने की कोशिश करूं कि कंपनी में कुछ पॉजिटिव चीजों के बारे में देखा जाए तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि अगर जो परफॉर्मेंस कंपनी के द्वारा आज प्रदर्शित की जा रही है, डीमर्जर 6 महीने और पोस्टपोन हो जाता है, अगर ये कैंसिल ना हो और इसी आधार पर चलता दिखाई पड़े तो हो सकता है कि 6 महीने के स्ट्रगल हमको स्टॉक में और देखने को मिले। लेकिन अगर इसी पैटर्न पे वेदांता काम करती दिखाई पड़ती है और इसी आधार पर वेदांता अपने आप को लॉन्ग टर्म लेकर चलती है तो मुझे लगता है कि ये एक सफिशिएंट मैं कहूंगा कि कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन है
अपने प्राइस को यहां से किसी भी लेवल तक ले जाने के लिए। इन चीजों को समझते हुए अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपनी के अंदर रिस्क भी है और कंपनी से हमको इश्क भी है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए मेरा मानना यह है कि अगर आप इस स्टॉक के अंदर अपने पैसे लगाना चाहते हैं तो पहली बात तो इस चीज को समझ लीजिए कि ये ब्लू चिप कंपनी नहीं है, यहां पर रिस्क बिल्कुल इन्वॉल्व है। आंख बंद करके तो पैसा डेफिनेटली नहीं लगा सकते हैं। दूसरा फैक्टर मार्केट की गिरावट, स्टॉक की नेगेटिविटी और इसके बीच में प्रोडक्शन डेटा या कंपनी की लगातार परफॉर्मेंस है, उस चीजों को मेंटेन करते हुए मुझे लगता है कि आप अगर 1 लाख रुपए के साथ में कंपनी के अंदर अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस पैसे को कम से कम 10 से लेकर के 12 भागों में डिवाइड कर लीजिए। हर गिरावट के बाद में 2%, 2.5% अपने पैसे को बढ़ाने का यहां पे इंक्रीज करने का प्रयास कीजिए। अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही वहां से 2% या 2.5% की गिरावट देखने को मिले, इस स्टॉक के अंदर आप अपने आप को री इन्वेस्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पूरे साल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि पूरे 2025 में आप इस स्टॉक के अंदर अपने आप को इन्वेस्ट करने के प्रोसेस में डालने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि एकदम से बल्क में पैसा लगाना यहां पर रिस्की हो सकता है, क्योंकि कुछ चीजें यहां पे खराब देखने को मिली हैं, कुछ चीजें यहां पे नेगेटिव भी होती दिखाई पड़ी हैं। बाय एनी चांस अगर इस कंपनी का डीमर्जर फेल हो जाता है या डीमर्जर कैंसिल हो जाता है तो यहां पे हमको एक बड़ा डिजास्टर भी देखने को मिल सकता है। और कंपनी की जो चीजें हमको कंपनी के क्रेडिटर्स की तरफ से देखने को मिली हैं, जो शेयर जो मैं कहूंगा लेंडर्स की तरफ से देखने को मिली हैं, उन सब के ऊपर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता दिखाई पड़ेगा, जो इसी कंपनी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल खड़ा कर सकता है। तो उस नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को भी मुझे लगता है कि अब हमको अपनी स्थिति में कहीं ना कहीं साथ में लेकर चलना चाहिए। पॉजिटिविटी के बारे में बात करूं तो देखिए, मैं यही कहूंगा कि जिस पैटर्न पे कंपनी चल रही है पिछले 18 महीनों से, वो बिल्कुल सही चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपसे बात करूं, कंपनी लगातार अपने डेट को पे करती आ रही है। प्रोडक्शन डेटा जो सब किसी भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो लगातार पॉजिटिव होता दिखाई पड़ा है। और जो डेटा इस बार कंपनी के द्वारा प्रेजेंट किया गया है वो अगेन काफी ज्यादा फैसिनेटिंग नंबर लेकर के आया, और Q4 का नंबर मुझे लगता है कि स्टॉक के लिए काफी ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता है आने वाले कुछ समय के बाद में। क्योंकि जब तक यहां पे हम मार्केट के अंदर ये दबाव देखेंगे, ग्लोबल सिचुएशंस को कंट्रोल होते नहीं देखेंगे, ये स्टॉक भी गिरेगा, पूरा सेक्टर भी गिरेगा और पूरी मार्केट भी गिरेगी। लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा और डिफरेंशिएट करना होगा कि आपका स्टॉक अपने खुद की गलतियों की वजह से गिर रहा है या फिर मार्केट की प्रेशर की वजह से गिर रहा है। तो ये मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, जिसको मैं आपके साथ में यहां पे डिस्कस करने का प्रयास कर रहा था। इस वीडियो के आधार पर जो चीजें हैं जो मुझे समझ में आई वो आपसे शेयर करने का प्रयास किया। फिर से डिस्क्लेमर को यहां पे क्लियरली कहना चाहूंगा कि वीडियो का उपयोग सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए करना है, किसी भी चीज को फॉलो करने की गलती नहीं करनी है। एक भी पैसा किसी दूसरे की ओपिनियन के आधार पे मार्केट में ना लगाइए, ना वहां से निकालिए। जो करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की ओपिनियन से और अपने जिम्मेदारी के आधार पर ही करने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।